एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आपके डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट। एंड यहाँ पे कुछ आपको हेल्पफुल निमोनिक ट्रिक्स भी बताऊंगी दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपने सेशन को। एंड इन बिटवीन आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे तो जस्ट आस्क योर डाउट इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने सेशन को। तो देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिलेटेड हम आर्टिकल को भी समझेंगे जो टर्म यहाँ पे दिया होगा। देखो क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एज ऑफ 2024। नाउ द कंसेप्ट इज कि ये क्वेश्चन अभी क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको समझने के लिए क्यों ये क्वेश्चंस आपका अगेन मैंने पिक किया है प्रीवियस ईयर से। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो एवरी ईयर आपके हर एक 5 साल बाद एवरी 5 ईयर्स में आपके लोकसभा के इलेक्शन जो हैं वो कंडक्ट होते हैं और नई लोकसभा आती है और अपना हाउस में एंटर करती है। ना यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं जो अभी हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, अब तो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो लगातार आपके 2 साल तक जीत चुके हैं, यानी कि 10 ईयर्स का टेन्योर उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो नाउ अब यहाँ पर ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा सर्व किया है टेन्योर तक। तो अगर अभी आपके मोदी जी आएंगे तो स्टिल वो आपके 15 ईयर करेंगे, तब भी वो आपका जवाहरलाल नेहरू जी को बीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आंसर नहीं करना है फ्लो में कि नरेंद्र मोदी जी हैं। द करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है हमारा जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद से ये सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी, तो आंसर विल बी इंदिरा गांधी। एंड जवाहरलाल नेहरू के बारे में ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए देखिए, तो जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे वो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है इन्होंने एज्यूम किया था आपका 1947 में, जिस दिन हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, उस दिन इन्होंने आपका ये चार्ज जो है लिया था। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है एज अ चिल्ड्रंस डे इंडिया में, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपके बच्चों से प्यार करते थे। एजुकेशन सिस्टम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इनको लोग एक प्यार से निकनेम से भी बुलाते थे जिसका नाम था चाचा नेहरू बाय द चिल्ड्रंस। तो 14 नवंबर को आपका चिल्ड्रंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इनका निकनेम आपका क्या था, चाचा नेहरू, बिकॉज ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, इसीलिए इनको इस निकनेम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इंडियन सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर आफ्टर दी जवाहरलाल नेहरू कौन थे, हमारे इंदिरा गांधी थी। ये एक बार बनी, फिर उसके बाद दोबारा से टेन्योर में आपकी आई और लंबे समय तक रही। जिस समय हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन चल रही थी उस समय भी हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ही थी। तो ये आपकी जवाहरलाल नेहरू के बाद सेकेंड सर्विंग सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं अभी तक के। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस के बारे में देखें तो एक्टिव का मतलब होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए बनाए गए प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपके रहे हैं गुलजार लाल नड्डा। द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव दी भारत रत्न, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। भारत रत्न क्या होता है, देखो भारत रत्न आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो आपका होता है भारत रत्न। तो भारत रत्न सिर्फ इंडियंस को ही नहीं दिया जाता है, किसी फॉरेनर को भी दिया जाता है। तो यहाँ पर जो पहली प्राइम मिनिस्टर हमारी जिसको भारत रत्न दिया गया था वो थी आपकी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को ही आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, वो भी ध्यान रखना है, मोरारजी देसाई। ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना ये आपका 1885 में बना दी गई थी। मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, एओ ह्यूम ने इसको बनाया था। डब्ल्यूसी बनर्जी इसके सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उसके बाद इसके सेशंस चलते रहे, बाद में यही आपकी आईएनसी कांग्रेस के नाम से बहुत फेमस हुई। तो पहले जो नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया में वो थे आपकी मोरारजी देसाई। ठीक है, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिसीव किया था पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो कौन थे, आपके मोरारजी देसाई थे। और यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं, हमारे राजीव गांधी। तो ये सब पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रॉम साउथ इंडिया कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जो है वो आपके पहले थे प्राइम मिनिस्टर ऐसे जो साउथ इंडिया से बने थे। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज मेंबर ऑफ द राज्यसभा कौन थे, वो थी आपकी इंदिरा गांधी।
मेंबर ऑफ द राज्यसभा का मतलब क्या है? वी हैविंग टू हाउसेस इन द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज द लोअर हाउस, तो जहां पर डायरेक्ट इलेक्ट होकर आपके सारे एमएलएज एमपीज बैठते हैं। राज्यसभा इज द अपर हाउस, तो ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमेशा लोअर हाउस से होना चाहिए या अपर हाउस से होना चाहिए, वो किसी भी हाउस से आपका हो सकता है। तो हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर जो बनी थी, जो कि मेंबर थी राज्यसभा की, वो हमारी थी इंदिरा गांधी। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगला आर्टिकल और क्वेश्चन देखिए क्या है। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन द प्रोसेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल है जो आपका चेंज करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को? आपको मैंने अपने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल सकते हैं। आपको मैंने एक टर्म बताया था जिसका नाम था आपका अमेंडमेंट। तो आपको मैंने समझाया था विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो आपका ये प्रोसेस बताता है कि कैसे आपको चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल नंबर 351, 342, 368 या फिर आर्टिकल नंबर 374। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है कि इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपका इस चीज को हमें बताता है। तो देखते हैं, इसका आंसर है आपका द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन इन द पार्ट एक्सेस ऑफ आर्टिकल नंबर 368। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें देखो क्या होता है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये आपका प्रोवाइड करता है बेसिकली 3 टाइप का अमेंडमेंट। अब 3 टाइप का अमेंडमेंट क्या होता है, देखो हमारी भी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। कुछ प्रायोरिटीज होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बाद होती है सेकंड प्रायोरिटी जो सेकंड नंबर पे आती है, एंड लास्ट होती है जो सबसे नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे आती हैं। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज होती हैं उसके लिए हमें अपनी फैमिली से हर एक चीज से परमिशन लेना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी अमेंडमेंट के अलग अलग प्रोसीजर हैं। एक प्रोसीजर होता है आपका जहां पर सिंपल मेजोरिटी के साथ आप चेंजेस कर सकते हो। इसमें पार्लियामेंट के द्वारा आप सिंपल मेजोरिटी आपको चाहिए पार्लियामेंट की, आप इसको इजीली किसी भी चीज को आप चेंज कर सकते हो। सेकेंड है जहां पर आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब आप सोचिए स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहा है तो यानी कि कुछ स्पेशल चेंजेस करने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए हमें रिक्वायर्ड है स्पेशल मेजोरिटी की। उसके बाद होता है एक मेजोरिटी आपका स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। यानी कि हम कोई ऐसा चेंज करने जा रहे हैं जिसका इफेक्ट जो है वो आपको स्टेट लेवल पे देखने को मिलेगा। मतलब आपने जो भी बिल, जो भी लॉ, जो भी कानून पास किया उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपका स्टेट पे पड़ेगा। इसीलिए उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें अपने बिल को पास करने के लिए स्टेट से भी परमिशन लेनी पड़ती है, बिकॉज उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टेट पे भी पड़ने वाला है। तो 3 तरह के हमारे अमेंडमेंट होते हैं, 3 तरह के प्रोसीजर होते हैं। क्लियर? एक होता है आपका सिंपल मेजोरिटी, एक होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी जहां पे आप पार्लियामेंट के थ्रू पास करते हैं, एक होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी विद द पार्लियामेंट विद द रेक्टिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ना, एक बार आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको हमने डिस्कस किया 368 जो कि इसका आंसर है ना। यहाँ पे और भी आर्टिकल दिए गए हैं 351, 342 एंड लास्ट वन इज 374। अब आपको इन तीनों में भी क्लियर डिफरेंशिएशन होना चाहिए। इफ देयर इज अनदर ईयर, इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि आर्टिकल 351 इज रिलेटेड टू, तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस चीज से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को। तो आर्टिकल नंबर 351 इज बेसिकली इट्स द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना ये आपका बोला गया है कि हमारा यूनियन या सेंटर की ड्यूटी है टू डेवलप सो दैट इट मे सर्व एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, ताकि हम सिक्योर कर सकें, एनरिच कर सकें, एसिमुलेट कर सकें विदाउट इंटरफेयरिंग दी जीनियस फॉर्मल स्टाइल्स एंड दी एक्सप्रेशन यूज इन दी हिंदुस्तानी एंड दी अदर लैंग्वेज ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड इन दी 8th शेड्यूल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने शेड्यूल हैं, क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसका एक निमोनिक भी बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 351 यू शुड नो इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट दी स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो आपको एक लाइन में इतना सा बस ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी उसके फैक्ट्स बताए गए कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 342। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 342 आपका डील करता है शेड्यूल ट्राइब से।
तो इसका मतलब क्या है, द प्रेसिडेंट मे विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इज इट इज अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर देयरफॉर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करता है द ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी और द पार्ट ऑफ ग्रुप विद इन द ट्राइब एंड ट्राइबल कम्युनिटी विच सेल फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी डीम टू द शेड्यूल। मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है, आर्टिकल 342 में बेसिकली वी टॉक अबाउट द शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब में प्रेसिडेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम है कि उनको रिस्पेक्ट करना है किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में, और कहीं पर भी जो स्टेट के कंसल्टेशन में आता है कि गवर्नर को कि वो स्पेसिफाई करें पब्लिक नोटिफिकेशन को, ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए बेनिफिशियल आपकी रहे। तो ट्राइब इज रिलेटेड टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज केस में बी, ठीक है। तो ट्राइब जो है वो आपका रिलेशन दिखाता है स्टेट से, ये यहाँ पे बताया गया, और यूनियन टेरिटरी जो कि यूनियन टेरिटरी होती है वहां पे आपका डायरेक्टली सेंट्रल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगला आर्टिकल वहां पर दिया गया था आर्टिकल नंबर 374। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 374 जो है ये प्रोविजन है एज द जज ऑफ फेडरल कोर्ट एंड प्रोसीडिंग पेंडिंग इन द फेडरल कोर्ट और बिफोर हिज मजिस्ट्रेट इन द काउंसिल, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट। तो राज्यसभा बेसिकली प्रेजेंट में क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ये राज्यसभा आपका है अपर हाउस। तो इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस इज द राज्यसभा। तो किस ईयर में ये आपका स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं 1952, 1947, 1950 या फिर 1948। तो आपको सोच के बताइए कि किस ईयर में फर्स्ट टाइम जो है आपका राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। देखते हैं आंसर क्या है। तो द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसी को हम लोग एक और नाम भी बोलते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा का इंग्लिश नेम है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। और आपका लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, ये ध्यान रखना, जो कि फर्स्ट आपका सबसे पहले बनाया गया था 3 अप्रैल 1952 को। इलेक्शन जो है वो आपके हुए थे 1952 में, जिसमें बेसिकली आपका इलेक्ट करे गए थे मेंबर बहुत सारे वेरियस इंडिपेंडेंस इंडिया के जो स्टेट से। वहां पर हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये फर्स्ट चेयरमैन थे, यानी कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। आपको समझाया था जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारा वो ऑटोमेटिकली आपका राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशन थे ये हमारे, ठीक है। चलिए अब देखिए ऑन 23 अगस्त 1954 में द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मेड एन अनाउंसमेंट इन द हाउस दैट द काउंसिल ऑफ स्टेट वुड नाउ बी कॉल्ड राज्यसभा इन हिंदी। बाद में ये बोला गया कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है इसको हम लोग अपने हिंदी लैंग्वेज में राज्यसभा टर्म देंगे। तो राज्यसभा जो है ये मेट करता है फॉर फर्स्ट टाइम इन 13 मई 1952 को, पहली बार बना था। अगर पहली बार जब ये बना था तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बार सबसे पहले कौन इसके हेड थे। तो हमारे उसमें वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो मैंने आपको समझाया था अपने लेक्चर्स में जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। तो यही आपके फर्स्ट चेयरमैन भी थे राज्यसभा के। तो चेयरमैन के नीचे आपकी अनदर पोस्ट होती है जिसका नाम है आपका डिप्यूटी चेयरमैन। तो जब इन केस अगर चेयरमैन आपके एब्सेंट है, चेयरमैन आपका एज एन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो कौन यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है, उसमें आपके आते हैं एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। ये आपके फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन थे राज्यसभा के, ये ध्यान रखना है। एट दैट टाइम 250 आउट ऑफ 238 आर टू बी इलेक्टेड, यानी कि टोटल जो राज्यसभा की मैक्सिमम सीट्स हैं वो है आपकी 250। उसमें से ये आपका कह रहा है कि 230 जो थी वो आपकी इलेक्टेड थे, और जो 12 थे, हर एक बार आपको पता होगा 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा इन इंडिया, एंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टोटल नंबर इज 250, आउट ऑफ 250 यहाँ पे 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी जितने मेंबर्स हैं वो आपके इलेक्टेड होते हैं। नॉमिनेटेड कौन होते हैं, ऐसे मेंबर्स जिन्होंने अपने फील्ड में एक्सेप्शनल किया होता है, नॉट ओनली एन स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड, लाइक आपने स्पोर्ट्स में किया है, लिटरेचर में किया है, आर्ट्स में किया है, म्यूजिक में किया है, किसी भी फील्ड में आपने एक्सीलेंस किया है, तो प्रेसिडेंट ऐसे 12 लोगों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, ठीक है। चलिए रिसेंटली हमारी सुधा मूर्ति जो है, नारायण मूर्ति की वाइफ, आपको पता होगा इन्फोसिस के जो मालिक हैं उनकी वाइफ जो है वो रिसेंटली अभी हमारी नॉमिनेट हुई है राज्यसभा के मेंबर के लिए बिकॉज ऑफ हर लिटरेसी वर्क। वो बहुत अच्छी लिटरेचर और आपका बुक्स लिखती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप। कौन से ईयर में हमारा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था। देखो प्लानिंग कमीशन को 2014 में हमारा रिप्लेस कर दिया था।
एक्चुअली में प्लानिंग कमीशन आपका क्या था, प्लानिंग कमीशन में बेसिकली उस समय के लीडर्स ने ये डिसाइड किया था कि वी विल सेट अ टारगेट ऑफ 5 ईयर। तो 5 साल का हम टारगेट सेट करेंगे एंड हम चेक करेंगे कि क्या इसके रिजल्ट हो रहे हैं और किस तरह से आपका ये 5 ईयर का टारगेट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 5 साल का यहाँ पे जब टारगेट सेट किया गया था तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल नहीं था। तो जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने एंटर किया तो उन्होंने सबसे पहले एक प्लानिंग कमीशन को ही रिप्लेस करा और एक नई बॉडी आपकी लेकर आई जिसका नाम आपका है नीति आयोग। तो नीति आयोग को रिप्लेस करके 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया और इसके चेयरमैन खुद कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये ध्यान रखना। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि कब हमारा प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। तो देखो ऑप्शन है 1962, 1945, 1950 एंड 1958। ठीक, कि कब बनाया गया होगा, आप सोचिए। यस, प्लानिंग कमीशन जो है इंस्टीट्यूशन, ये आपका फॉर्मुलेट किया गया था 5 ईयर प्लान के लिए, जो मैंने आपको समझाया। प्लानिंग कमीशन आपका सेटअप किया गया था 1952 में। तो प्लानिंग कमीशन बेसिकली ओनली एडवाइजरी बॉडी थी जिसमें आपका 5 ईयर्स के जो टारगेट सेट करे गए थे ये सिर्फ आपके एडवाइस देते थे, इसमें ऐसा कुछ और टारगेट्स नहीं थे। ठीक है, 5-5 साल के टारगेट सेट करके एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को कि आपको इस सेक्टर में वर्क करना है, इस सेक्टर में नहीं, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, इसलिए इसको रिप्लेस करके नई बॉडी लेकर आई गई थी। तो हेडक्वार्टर जो था प्लानिंग कमीशन का, लोकेटेड था आपका न्यू दिल्ली में। ये आपका स्टेब्लिश किया गया था किसके रिकमेंडेशन पे, यहाँ पर एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया था जिसमें चेयरपर्सन आपके थे केसी नियोगी, इन्हीं के उस पे ये बनाया गया था। तो जो एक कंसेप्ट था ये प्लानिंग कमीशन का, ये रशियन मॉडल से इंट्रोड्यूस किया गया था जोसेफ स्टेलिन के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर जो है ये चेयरमैन थे आपके प्लानिंग कमीशन के। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे, क्यों, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू ही हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे प्लानिंग कमीशन के। उसके नीचे आपका अनदर पोस्ट आती है डिप्यूटी चेयरमैन की। तो प्लानिंग कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो गुलजारी नड्डा जो थे वो आपके फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन थे हमारे प्लानिंग कमीशन के, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। According to the which of the following article, the Constitution of India shall a money bill not be introduced in the Council of State? कौन से आर्टिकल में ये चीज बताई गई है कि जो मनी बिल है, मनी बिल के लिए मैंने आपको बताया था जो मोस्ट पावर होती है मनी बिल के लिए वो आपकी किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है। ठीक है, हम इसको राज्यसभा के पास भी भेजते हैं। राज्यसभा के पास जब हम इसको भेजते हैं तो इनको सिर्फ 14 डेज का टाइम दिया जाता है और इनका बस एडवाइस होता है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और जब भी मनी बिल आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है तो प्रेसिडेंट को जो है अपने साइन देने होते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती है। वीटो पावर क्यों नहीं होती है, बिकॉज प्रेसिडेंट की परमिशन से ही ये बिल आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कौन से आर्टिकल में ये बात बोली गई है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। आर्टिकल नंबर 109, आर्टिकल 354, आर्टिकल नंबर 193 एंड आर्टिकल नंबर 298। लेट्स सी, यहाँ पे बेसिकली करेक्ट आंसर है आपका आर्टिकल नंबर 109। तो मनी बिल जो है शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये बात आपका आर्टिकल नंबर 109 में बोली गई है। मनी बिल आपका डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 1110 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मनी बिल बेसिकली आपका कंसर्न है विद द फाइनेंशियल मैटर, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, इन सब चीजों से। तो जो ये बिल है आपका ये सिग्निफिकेंट है फॉर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एज मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज, जैसे कि आधार बिल हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, बैंक्रप्सी कोर्ट हो गया, इन सब चीजों से आपका रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 354 की। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन है जो कि रिलेटेड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन के टाइम पे। आर्टिकल नंबर 193 जो है ये आपका बोलता है पेनल्टी फॉर सिटिंग अ वोटिंग बिफोर मेकिंग अ ओथ इन अफर्मेशन अंडर द आर्टिकल नंबर 188 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। एंड लास्ट वन इज आर्टिकल नंबर 298। तो आर्टिकल नंबर 298 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है आपका पावर टू कैरी ऑन ट्रेड, इस चीज से हमारा डील करता है 298। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट बॉडी दैट अप्रूव द 5 ईयर प्लान इन द कंट्री। कौन सी बॉडी आपकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी थी जिसने आपका ये अप्रूव किया था। ऑप्शन है प्लानिंग कमेटी, यूनियन कैबिनेट, पार्लियामेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज डी। तो जो आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी इसको प्रिजाइड किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि इंक्लूड करता है सारे यूनियन मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को और जितने भी आपके स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, यूनियन टेरिटरी के होते हैं, मेंबर्स होते हैं आपके प्लानिंग कमीशन के। ठीक है,
अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज। कौन सा जो आर्टिकल है आपका वो पंचायत राज से डील करता है। आर्टिकल नंबर 36, 39, 40 एंड 48। तो देखते हैं कौन सा आर्टिकल है आपका यहाँ पे जो डील करता है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज आर्टिकल 40। बेसिकली जो है आपका, the state shall take step to organize village panchayat and endow them with such power and authority as may be necessary to enable them to function a unit of self government। बेसिकली जो आपका आर्टिकल 40 है ये आपका रिलेटेड है डीपीएसपी से। तो आपको मैंने बताया था डीपीएसपी में ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर आपके ग्रास रूट लेवल पे ग्रास यानी कि ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट के बारे में बातें करी गई हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट। क्या बताता है आर्टिकल नंबर 1? ये आपसे कह रहा है, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी बताया था आर्टिकल 1 के बारे में। फेडरल स्टेट, क्वेसी फेडरल स्टेट, यूनियन टेरिटरी, यूनिटरी स्टेट एंड यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल नंबर 1 में बेसिकली आपके यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात करी गई है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो जो पार्ट 1 है वो आपका यूनियन और उसकी टेरिटरी को बताता है, उसके कंप्लेंट्स लॉ और पर्टेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज एन कंट्री एंड यूनियन स्टेट दैट इज मेड ऑफ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन। कितने शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है? 9, 10, 11 एंड 12। ये आपसे पूछ रहा है कि कितने शेड्यूल हैं, आप बताइए। तो एग्जैक्टली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, जिस दिन से हमारे कंट्री में लगा था, उस दिन हमारे पास 8 शेड्यूल थे और एट प्रेजेंट हमारे पास 2024 में टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स आपके 12 हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे जो आपके 12 शेड्यूल हैं उनको हम याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल निमोनिक की हेल्प से याद करेंगे। आज के बाद आपके एग्जाम में कभी भी कोई भी शेड्यूल आएगा तो आपके माइंड में एकदम इंसर्ट हो जाएगा। देखिए क्या है निमोनिक आपका, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, हर एक पुराने पीएम के आपके कुछ दुख ऐसे याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब ध्यान से समझना, हर एक वर्ड का यहाँ पर मीनिंग है। टी का मतलब होता है आपका टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो जैसे अभी हमारे यहाँ पर 28 स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी है? 8। तो शेड्यूल 1 जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी स्टेट से डील करता है। सेकेंड शेड्यूल ई का मतलब होता है आपका इमॉल्वमेंट्स। तो इमॉल्वमेंट्स में बेसिकली जो भी फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं उसके बारे में यहाँ पर बोला जाता है। जैसे आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो प्रेसिडेंट हाउस में आप फ्री में रह सकते हैं, गवर्नर बनते हैं तो गवर्नर वाले हाउस में रहते हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय होते हैं उनको एक सरकारी खर्चा दिया जाता है, इमॉल्वमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड शेड्यूल में हमारे इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करी गई है। फर्स्ट शेड्यूल मैंने आपको बताया टेरिटरी, सेकेंड शेड्यूल इज इमॉल्वमेंट। थर्ड शेड्यूल आपका बेसिकली डील करता है एफर्मेशन। यहाँ पर बेसिकली आपका थर्ड शेड्यूल है ओथ एंड एफर्मेशन। क्या होता है देखिए, जब भी कोई पर्सन इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो अपने हाउस में एंटर होने से पहले आपका ओथ लेते हैं। तो थर्ड शेड्यूल आपका बेसिकली डील करता है सारी ओथ और अफर्मेशन से। फोर्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें तो फोर्थ शेड्यूल यहाँ पे डील करता है राज्यसभा। तो राज्यसभा का मतलब क्या है? जो राज्यसभा में आपके मेंबर्स की सीट हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है फोर्थ शेड्यूल में। क्लियर? उसके बाद आता है आपका फिफ्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल में बेसिकली आपके शेड्यूल एरियाज के बारे में बताया गया है। ऐसे स्टेट्स जिनको आपके प्रोटेक्शन की जरूरत है वो सारे स्टेट्स को यहाँ पर आपका इंक्लूड किया गया है शेड्यूल एरियाज के अंदर। नेक्स्ट है आपका ओ का मतलब है आपके कुछ अनदर शेड्यूल एरियाज भी हैं, उसमें उन्होंने स्पेसिफिक करा है नॉर्थ ईस्ट के कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, उनको भी याद करने के लिए आप एक निमोनिक की हेल्प से याद कर सकते हैं ATMM। इसका मतलब क्या है देखिए, ए का मतलब है असम, टी का मतलब है त्रिपुरा, एम का मतलब है मेघालय, सेकेंड एम का मतलब है मिजोरम एंड एक और एम है दैट इज मणिपुर। ठीक है, उसके बाद अगला शेड्यूल आपका आता है एफ। तो दिस वन इज यहाँ पे हमने थर्ड, फोर्थ, ये आपका फिफ्थ एंड सिक्स, दिस वन इज सेवेंथ और ये है आपका एट शेड्यूल, सेवन शेड्यूल। ये आपका बेसिकली डील करता है फेडरल प्रोविजन से। फेडरल प्रोविजन क्या है? यहाँ पर बेसिकली 3 लिस्ट के बारे में बात किया जाता है। तो 3 लिस्ट में कौन कौन सी लिस्ट आती है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली हमारी 3 बेसिक जो लिस्ट हैं वो आपकी आती है स्टेट लिस्ट, उसमें आपकी आती है सबसे पहले स्टेट लिस्ट, फिर आपका आता है सबसे पहले आपकी आती है यूनियन लिस्ट, फिर आपका आता है स्टेट लिस्ट एंड लास्ट वन इज द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अलग अलग लिस्ट के बारे में जो यहाँ पर बताया गया है। अगला है आपका ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस।
तो जो आपके 8 तक शेड्यूल है ना, ये आपके जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, उस समय हमारे पास टोटल 8 शेड्यूल थे और ये शेड्यूल आपके उसी समय के शेड्यूल्स हैं सारे के सारे। तो 8 शेड्यूल में हमारा बेसिकली बात किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए। तो टोटल यहाँ पर आपके 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसके बारे में 8 शेड्यूल में बताया गया है। क्लियर? उसके बाद आपका आता है एल। एल का मतलब है 9 शेड्यूल इज रिलेटेड टू दी लैंड रिफॉर्म। तो जो हमारे जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए लैंड रिफॉर्म जो लेके आया गया था वो आपका 9 शेड्यूल में है। एंड लास्ट वन इज 10th में आपका है डिफेक्शन। डिफेक्शन इज एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके लिए जो पार्टीज आपकी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाती है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आया गया था जिसको हम लोग कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। वो आपका ऐड किया गया था इस शेड्यूल के अंदर। ठीक है। एंड लास्ट वन 11th एंड 12th पीएम से आपको ध्यान रखना है। पी का मतलब है आपका पंचायत राज। यहाँ पे बेसिकली आपके जो 5 सरपंच हैं उनको भी डिसीजन देने का राय दिया गया है, उनको भी ये पावर दी गई है। तो ये आपका बेसिकली आता है पंचायत राज। और लास्ट में जो एम है वो आपका आता है म्युनिसिपैलिटीज। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी बात करी गई है जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत राज में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो पंचायत राज होता है ये आपका बेसिकली कहाँ पर होता है? पंचायत राज आपका रूरल एरियाज में होता है, आपको गांव गांव में देखने को मिलेगा सरपंच वाला सिस्टम। लेकिन जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं वो आपकी अर्बन एरियाज में होती है, जैसे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जितने भी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, दिल्ली, कोलकाता, यहाँ पर आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा। और जो आपका रूरल एरिया है वहां पर हमारा होता है पंचायत राज, जहाँ पे पंच लोग जो हैं वो आपके डिसीजन लेते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है सारे के सारे 12 शेड्यूल को? बहुत ही सिंपल निमोनिक से, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, इससे आपको मैंने सारे समझाए हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे निमोनिक बताई। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी आर्टिकल जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। एंड किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट सेशन में अनदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।